जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को, हमारी विषय बहनों को, विद्वान साथियों को। तो दोस्त जुड़ जाओ, आपका भाई पूरी एनर्जी के साथ आ चुका है। तो आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र भी चाहता है आप भी पूरी एनर्जी और ऊर्जा के साथ अपने भाई के साथ जुड़े रहो। मित्रों, आप देख रहे होंगे हर एक बिंदु, मज़ा भी आ रहा होगा और मज़ा भी आने वाला है मित्रों। और मज़ा हमेशा आएगा। हिंदी व्याकरण एक जो उलझी हुई है उसको आपका भाई, आपका दोस्त सुलझाने का प्रयास करेगा। आज हम जिस बिंदु पर बात करेंगे वो वाक्य पर करेंगे मित्रों। परत दर परत मिलेगा, पूरा वीडियो आप देखिएगा। संपूर्ण वाक्य को हम सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य को पूरा विश्लेषण देंगे। आपको बाहर किसी पाठ्य सामग्री पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, याद रखना मित्रों। पर याद रखना, हम चलते हैं अपने बिंदु पर। आ जाए एग्जाम में प्रयोग व रचना के आधार पर मित्रों, ऐसे जवाब जब पूछा जाए, प्रयोग व रचना के आधार पर वाक्य के भेद मित्रों यही दिया जाए। वाक्य के भेद कहे या वाक्य के प्रकार कहे, क्या मित्रों, प्रकार कहे, तो जवाब आपको सदैव कितना देना है प्यारे साथियों? 3 देना है। यानी प्रयोग या रचना के आधार पर वाक्य के जो भेद होते हैं या कहे प्रकार होते, 3 होते हैं साथियों। एक होता हमारा क्या, सरल, जिसका दूसरा नाम क्या होता है प्यारे साथियों? साधारण वाक्य। सरल या साधारण वाक्य, दोनों बिंदु का मतलब एक होगा। जी हाँ, दूसरा जो होता है प्यारे साथियों क्या होता है? संयुक्त वाक्य होता है। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है? संयुक्त वाक्य होता है। और जो तीसरा होता है, याद रखना मित्रों, मिश्र या मिश्रित वाक्य देता है। जी हाँ, मिश्र या मिश्रित वाक्य आता है। ये 3 प्रकार होते हैं। मिश्र या क्या देता है? मिश्रित देता है मित्रों। तो जरा देखो क्या होता है, मिश्र या मिश्रित। जी हाँ, मिश्र या मिश्रित वाक्य होता है। ये होते हैं हमारे 3 होते हैं। सबसे पहले आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। जी हाँ, आगे बढ़ सकें। तो दोस्तों देखो, फटाफट देखते रहो। सबसे पहले हम बात करेंगे मित्रों कि सरल या साधारण वाक्य होता क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे संयुक्त वाक्य क्या होता है, ये क्या होता है। लेकिन सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि प्रयोग व रचना के आधार पर वाक्य के जो भेद होते हैं, 3 तो होते हैं, पर हम वाक्य के बारे में कुछ और चीजें जब तक नहीं जान पाएंगे तब तक आप सरल, संयुक्त और मिश्र नहीं कर पाओगे। आप बहुत सारी पाठ्य सामग्री पढ़ के चले जाते हो, वहां अव्यय सूचक शब्द आते हैं, आप पहचान तो कर ले जाते हो मित्रों। जब वहां कठिन वाक्य आपके सामने रख दिए जाते हैं तो लगता है कि ये क्या हो गया, पर वही आज चीजें आपको यहाँ जानने के लिए मिलेंगी। याद रखना मित्रों, सबसे पहले हम इस बिंदु को जानने से पहले ये जानेंगे तो सीधा आपके समझ में आएगा। सबसे पहले याद रखना है आपको, वाक्य के कितने अंग होते हैं। तो वाक्य के 2 अंग होते हैं मित्रों। कितने अंग होते हैं? 2 अंग होते हैं। 2 अंग होते हैं। एक होता हमारा क्या, उद्देश्य होता है, और दूसरा क्या होता है मित्रों? विधेय होता है। वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। सबसे पहले हम आपसी वार्तालाप करेंगे कि उद्देश्य क्या होता है मित्रों। क्या उद्देश्य क्या होता है, तो ही आप समझ पाओगे मित्रों। उद्देश्य वो होता है, याद रखना, किसी वाक्य में कर्ता के बारे में जो भी कुछ बातें कही जाती हैं उसी को क्या कहा जाता है? उद्देश्य। जी हाँ, हम ये कह रहे हैं, बातों को बहुत ध्यान से सुनना। किसी वाक्य में कर्ता के बारे में जो भी कुछ कहा जाता है, याद रखना मैंने क्या कहा, किसी वाक्य में कर्ता, एक मिनट मित्रों जरा देखो, डेफिनेशन ये होगी क्या, किसी वाक्य में कर्ता को ही उद्देश्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्ता को ही उद्देश्य कहा जाता है। जी हाँ, किसी वाक्य में कर्ता को ही क्या कहा जाता है? उद्देश्य कहा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं मित्रों, याद रखना, जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं तो आप समझ पाओगे। जैसे मैं ये देखता हूं कि राम पुस्तक पढ़ता है, तो किसी वाक्य में कर्ता को ही क्या कहा जाता है? उद्देश्य कहा जाता है। तो इस वाक्य को जरा अब ध्यान से देखो आप लोग। तो यहाँ पढ़ना क्या हो गई दोस्तों? क्रिया हो गई,
और पुस्तक क्या हो गया, कर्म हो गया, राम क्या हो गया, कर्ता हो गया। बातों को बहुत ध्यान से समझना। इस वाक्य में जो कर्ता है अब राम है, इसी को क्या कहा जाता है प्यारे साथियों, इसी को ही क्या कहा जाता है, उद्देश्य कहा जाता है। किसी वाक्य में कर्ता को ही क्या कहा जाता है मित्रों, उद्देश्य कहा जाता है। और हमें भी बता सकते हैं कि अब विधेय क्या होता है। मित्रों याद रखना, हम विधेय की डिफिनेशन यदि दें, यहां दे रहे हैं, वो भी आप समझ जाओगे। क्या विधेय की, मित्रों विधेय किसे कहा जाता है, तो याद रखना यहां हम लिख रहे हैं विधेय किसे कहा जाता है, कर्ता के बारे में, कर्ता के बारे में जो भी कुछ बातें कही जाती हैं, कर्ता के बारे में जो भी कुछ बातें कही जाती हैं मित्रों, कही जाती हैं उसे ही मित्रों याद रखना विधेय कहा जाता है। उसे ही क्या कहा जाता है, विधेय कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये वाक्य है, बात बहुत ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा, कर्ता के बारे में जो भी कुछ बातें कही जाती हैं उसे क्या कहा जाता है, विधेय। तो अब कई बार आपको पाठ्य सामग्रियों में ऐसे ही मिल जाएगा कि उद्देश्य के बारे में जो भी कुछ बातें कही जाती हैं उसे ही क्या कहा जाता है, विधेय, क्योंकि यहाँ कर्ता को ही तो उद्देश्य कहा जा रहा है। अब कहीं डिफिनेशन यदि आपको मिल जाए किताबों में कि उद्देश्य के बारे में जो भी कुछ बातें कही जाती उसी को क्या कहा जाता है, विधेय। तो चाहे कर्ता के बारे में कहे चाहे उद्देश्य के बारे में कहे, क्योंकि कर्ता को ही क्या कहा जाता है, उद्देश्य कहा जाता है दोस्तों। तो कर्ता के बारे में जो भी कुछ बातें कही जाती है उसे ही क्या कहा जाता है, विधेय कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं ऐसे भी डिफिनेशन कि उद्देश्य के बारे में जो भी कुछ बातें कही जाती है विधेय कहा जाता है। तो जरा देखो, ये इस वाक्य में हुआ उद्देश्य, और इसके बारे में क्या बात कही जा रही है, राम के बारे में कि पुस्तक पढ़ता है। ये सारी की सारी चीजें किसमें गिनी जाती हैं मित्रों, विधेय में गिनी जाती है। बात समझ में आ चुकी होगी। अब एक चीज आप पॉइंट करके नोट करके लिखना मित्रों, हमेशा और हमेशा नहीं तो आपके प्रश्न गलत होंगे। जी हाँ, हमेशा ये आपको नोट डाउन करके चलना है कि कर्म और क्रिया सदैव विधेय में गिनी जाती है। जी हाँ, हम यहाँ लिख रहे हैं क्या, कर्म एवं क्रिया मित्रों, कर्म एवं क्रिया सदैव विधेय में गिनी जाती हैं। जी हाँ, विधेय में गिनी जाती हैं मित्रों। कर्म और क्रिया सदैव किसमें गिनी जाती हैं, विधेय में गिनी जाती हैं। तो एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, ताकि हम आगे बढ़ सकें। जी हाँ, चल अब आप समझ गए होंगे। अब यही चीज इसमें फॉलो करना है, सरल वाक्य में, संयुक्त वाक्य में, मिश्रित वाक्य में कैसे समझना है इससे, है ना। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं पहले फटाफट। अब कुछ चीज और है, समझ लेते हैं फटाफट मित्रों। अब आपको ये समझना है, यदि किसी वाक्य में, बहुत अच्छे से सुनना, यदि किसी वाक्य में कर्ता के ठीक पूर्व, यदि किसी वाक्य में कर्ता के ठीक पूर्व कोई शब्द आ जाता है, तो याद रखना इस शब्द को जो कहा जाएगा कर्ता विस्तारक कहा जाएगा। मित्रों बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, कर्ता विस्तारक कहा जाएगा। यदि याद रखना कर्म के ठीक पहले यदि कोई शब्द आ जाए, बात बहुत अच्छी पता चल रही है, कर्म के ठीक पहले यदि कोई शब्द आ जाए तो इसे याद रखना क्या कहा जाता है, कर्म विस्तारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कर्म विस्तारक कहा जाता है। जी हाँ, अब जरा एक चीज और सुनिएगा, यदि क्रिया के ठीक पूर्व कोई शब्द आता है, जी हाँ, क्रिया के ठीक पूर्व कोई शब्द यदि आता है तो इसे क्रिया विस्तारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रिया विस्तारक कहा जाता है दोस्तों, क्रिया विस्तारक कहा जाता है। यहां तक कि ये भी बात समझ में आ चुकी होगी। जैसे हम एक प्रश्न देंगे अभी आप समझ जाओगे, लेकिन इसके लिए हम इस बिंदु पर अभी आपसी वार्तालाप करेंगे सरल और साधारण वाक्य पर, तो आप हमेशा के लिए समझ जाओगे। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे बढ़ें। जी हाँ दोस्तों, आइए जरा देखते हैं क्या। अब हम बात करेंगे दोस्तों डायरेक्टली क्या, सरल यानी साधारण वाक्य पर। जी हाँ, जरा देखो,
फटाफट आराम से देखते चलते हैं दोस्तों कि सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं। याद रखना, हम यहाँ इसकी डिफिनेशन दे रहे हैं मित्रों। क्या होती है इसकी डिफिनेशन, यानी क्या परिभाषा। जी हाँ, यदि हम कहें जिस वाक्य में एक उद्देश्य, जी हाँ, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो, जी हाँ, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे ही सरल या हम कह सकते हैं साधारण वाक्य कहा जाता है। साधारण वाक्य कहा जाता है। जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो, एक विधेय हो, उसे ही सरल या साधारण वाक्य कहा जाता है। दोस्तों, बात समझ में आ चुकी होगी। अब कारण क्या है, कुछ ऐसे वाक्य आते हैं तो एक उद्देश्य जहां होगा मित्रों, एक विधेय होगा। जरा बात ध्यान से सुनना, एक उद्देश्य प्लस एक विधेय जिस वाक्य में होगा वही सरल या साधारण वाक्य होगा। सरल या साधारण वाक्य होगा, ये होती है डिफिनेशन इसकी। तो याद रखना, हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, फटाफट आप लोग देखते चलो। सबसे पहले इसमें होता क्या है मित्रों, जैसे हम दे रहे हैं कर्ता के ठीक पूर्व कोई शब्द आ जाए, कर्म के ठीक पूर्व आ जाए, क्रिया के ठीक पूर्व आ जाए। जैसे हम कहें सीता की सहेली गीता मीठी चाय ज्यादा पीती है। जरा देखो मित्रों, एक मैंने वाक्य लिखा। एक चीज हम बता देना चाहते हैं, वाक्य की लंबाई पर वाक्य के भेद या प्रकार निर्भर नहीं करते। जी हाँ, सीता की सहेली गीता मीठी चाय ज्यादा पीती है। अब ऐसे मैं प्रश्न दे दिया तो सबसे पहले याद रखना इसमें कर्ता कौन है। दोस्तों याद रखना, सीता की सहेली गीता मीठी चाय ज्यादा पीती है तो गीता ही कर्ता हुई। याद रखना। अब देखो, ये कर्ता हुआ और कर्ता के ठीक पूर्व ये क्या है, शब्द है जो, याद रखना ये क्या है, कर्ता विस्तारक है मित्रों। क्या है, कर्ता क्या है, विस्तारक है। जी हाँ साथियों, अब इसमें चाय क्या है, जरा देखो। चाय दोस्तों क्या है, कर्म है और कर्म के ठीक पूर्व ये शब्द है तो ये क्या है, कर्म विस्तारक है। जी हाँ, क्या है, कर्म विस्तारक है। जी हाँ, यहाँ पीना क्या है मित्रों, क्रिया है और क्रिया के ठीक पूर्व भी शब्द है। याद रखना ये क्या हो गया, क्रिया विस्तारक हो गया। क्या हो गया मित्रों, क्रिया विस्तारक हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ देखो, ये तो कर्ता विस्तारक है, पर यहाँ देखो कर्ता कौन है, यहाँ गीता है। तो याद रखना किसी वाक्य में कर्ता को ही क्या कहा जाता है मित्रों। अब इधर देखो, कर्ता को ही क्या कहा जाता है, आप जानते हो, उद्देश्य कहा जाता है। उद्देश्य के बारे में जो भी कुछ बातें कही जाती हैं उसे किसमें गिना जाता है मित्रों, विधेय में गिना जाता है। जी हाँ, विधेय में गिना जाता है। अर्थात कर्म और क्रिया भी हाल ही में हम पढ़े थे, किसमें गिना जाता है, विधेय में गिना जाता है। तो इस वाक्य में एक उद्देश्य मिला, एक विधेय मिला मित्रों। ये वाक्य कैसा होगा, सरल या क्या होगा, साधारण वाक्य होगा। सरल या क्या होगा मित्रों, साधारण वाक्य होगा। बात समझ में आ चुकी होगी प्यारे साथियों। तो प्रश्न ऐसे ही आते हैं, तो आपको ऐसे ही समझकर पढ़ना है। तो हम और आपसे वार्तालाप करेंगे, जरा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ें। ये भी हमारा वाक्य क्या होगा, सरल या साधारण दोस्तों। जी हाँ, तो चलो जरा हम देखते हैं और आगे मित्रों फटाफट। जरा देखो, हम दूसरे वाक्य पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे आ जाता है, सिंपल सी बात है, यही आ जाता है। जैसे आ जाता है, शीला पुस्तक पढ़ती है मित्रों, शीला पुस्तक पढ़ती है। अब ये वाक्य सरल होगा कि संयुक्त होगा कि मिश्र होगा। तो सबसे पहले देखते हैं शीला इस वाक्य में क्या हुई प्यारे साथियों। शीला इस वाक्य में क्या हुई, कर्ता, और कर्ता को ही क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों, उद्देश्य कहा जाता है। उद्देश्य के बारे में जो भी कुछ बातें कही जाती हैं वो किसमें गिना जाता है, विधेय में गिना जाता है। तो यहाँ देखो,
पुस्तक कर्म हुआ, पढ़ना क्या हुई, क्रिया हुई। इसका मतलब ये हुआ कर्म और क्रिया किसमें गिनी जाती है, विधेय में, और कर्ता किसमें गिना जाता है, उद्देश्य में। तो याद रखना यहाँ भी एग्जाम्पल मिला, एक उद्देश्य एक विधेय। वाक्य कैसा होगा मित्रों, ये भी सरल या साधारण वाक्य होगा, सरल या साधारण वाक्य होगा। अब प्रश्न हम आगे धीरे धीरे डीप बढ़ेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे मित्रों। तो याद रखना, जरा देखो, अब देखो एक प्रश्न और दे रहे हैं कर्ता विस्तारक का। जरा देखो मित्रों, सर्दी शुरू होते ही, सर्दी शुरू होते ही कह सकते हैं, कुछ भी लिख दें, सर्दी शुरू होते ही उसके जोड़ों का दर्द बढ़ गया मित्रों। तो जरा देखो, सर्दी शुरू होते ही उसके जोड़ों का दर्द बढ़ गया। अब देखो यहाँ कर्ता क्या होगा, कर्ता क्या होगा, यहाँ सर्वनाम के रूप में रखा गया है। यहाँ कर्ता, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं मित्रों, यहाँ क्या है, इसका कर्ता को ही क्या कहा जाता है, उद्देश्य। उद्देश्य के बारे में जो भी कुछ बातें कही गई, ये किसमें गिनी जाती हैं, विधेय में। और याद रखना ये कर्ता विस्तारक है, एक उद्देश्य एक विधेय। वाक्य भी कैसा होगा प्यारे साथियों, सरल या साधारण वाक्य होगा, सरल या क्या होगा, साधारण वाक्य होगा। जी हाँ प्यारे साथियों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे आपसी वार्तालाप कर सकें। तो जरा देखो, अब हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले यदि हम बात करें क्या और वाक्यों की, इसमें क्या क्या प्रश्न कैसे आते हैं, दोस्तों देखना है जरा प्रश्न आपके गलत ना हो, कैसे भी आप पढ़ो अभी प्रश्न गलत ना हो। तो जरा देखो होता क्या है, हम चल रहे हैं अब धीरे धीरे प्रश्न आगे बढ़ा रहे हैं। प्रश्न कईयों बार आ जाता है, आप बहुत से योजक चिन्ह पढ़ के चले जाते हो, रट के चले जाते हो, लेकिन किंतु परंतु और अथवा बल्कि अपितु वरना पर तो भी, है ना, लेकिन प्रश्न जब आ जाते हैं तो भी गलत हो जाता है, रट के जाते हो। पर याद रखना जो अव्यय सूचक शब्द होते हैं वो वाक्य पर डिपेंड होते हैं, प्रयोग कहाँ कैसे किया जाता है उस प्रकार हमारे वाक्य के प्रकार बन जाते हैं। जरूरी नहीं कि हम और लगा दिए तो संयुक्त ही बने, इसलिए लगा दिए तो संयुक्त ही बने। मित्रों याद रखना, हम ऐसे ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो आप गलती से भी गलत नहीं करोगे भूल कर, और लगेगा कि संयुक्त है पर साधारण होगा। तो जरा देखो हम आज लेकर आए हैं जैसे मैंने दिया मित्रों, अब हम दे रहे हैं यहां जैसे राम और श्याम पढ़ रहे हैं, राम और श्याम पढ़ रहे हैं मित्रों। जरा देखो राम और श्याम पढ़ रहे हैं, जो हम हमारे मित्र बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हो यहाँ कर सकते हैं। और मैं रखा, और देखते ही आप संयुक्त वाक्य पर मत चले जाना, क्योंकि संयुक्त वाक्य में क्या होता है, दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए योजक शब्द प्रयोग किए जाते हैं, पर यहाँ भी और लगा दिया, लेकिन ये वाक्य सरल वाक्य ही है। पर यहाँ देखो राम हुआ क्या मित्रों, कर्ता, और श्याम हुआ क्या दोस्तों, कर्ता हुआ। और याद रखना बीच में अव्यय सूचक शब्द आ गए, पढ़ना उसकी क्या हो गई मित्रों, क्रिया हो गई। जरा देखो कर्ता को ही क्या कहा जाता है प्यारे साथियों, उद्देश्य कहा जाता है। यहाँ भी कर्ता, इसे भी क्या कहा जाएगा, उद्देश्य कहा जाएगा। जी हाँ, अब आपसे डायरेक्टली आयोग ये भी सवाल जवाब कर सकता है कि ऐसे दे देगा राम और श्याम पढ़ रहे हैं, इस वाक्य में कितने उद्देश्य कितने विधेय होंगे। तो आप डायरेक्टली देखोगे एक उद्देश्य और एक क्रिया किस में गिनी जाती है, आपको ये भी पता होगा कर्म और क्रिया विधेय में गिने जाते हैं। तो कर्म तो नहीं है पर क्रिया है, तो याद रखना क्रिया को विधेय में गिना जाएगा। तो आप जवाब दोगे, पूछेगा कोई तो दो उद्देश्य एक विधेय कहोगे, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जबकि आप डिफिनेशन पढ़े, जहां किसी वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय होगा, सरल या साधारण वाक्य होगा। तो याद रखना अब इसकी डिफिनेशन क्या है, जरा देखो यहाँ जो राम है और श्याम है, यहाँ योजक शब्द जोड़ने का कार्य कर रहा है, लेकिन इस वाक्य में राम भी पढ़ने का काम कर रहा और श्याम भी पढ़ने का काम कर रहा है। तो याद रखना मित्रों ये अलग प्रकार का उदाहरण है, यहाँ आपको उद्देश्य और विधेय भी पता चला, यानी
उद्देश्य और विधेय। याद रखना, जब किसी वाक्य में कर्ता एक से अधिक हो पर प्रत्येक कर्ता के लिए किया गया कार्य समान हो जाता है मित्रों, तो ऐसी दशा में सभी कर्ता को एक उद्देश्य में गिना जाता है। क्रिया किसमें गिनी जाती है? विधेय में। तो हम इसकी डिफिनेशन जरा लिख दे रहे हैं मित्रों, जरा देखो इसकी परिभाषा। और कुछ ऐसे शब्द ही होते हैं, वाक्य होते हैं जो देखने में संयुक्त लगते हैं पर सरल वाक्य होता है। जब किसी वाक्य में कर्ता एक से अधिक हो, कर्ता एक से अधिक हो, लेकिन प्रत्येक कर्ता द्वारा किया गया कार्य समान हो, तो ऐसी दशा में सभी कर्ता को एक उद्देश्य में गिना जाता है, तथा क्रिया को विधेय में गिना जाता है। जी हाँ, गिना जाता है मित्रों। तो जरा देखो यहाँ ये रहा। तो जब किसी वाक्य में कर्ता एक से अधिक हो और लेकिन प्रत्येक कर्ता द्वारा किया गया कार्य क्या हो? समान हो, तो ऐसी दशा में सभी कर्ता को एक उद्देश्य में गिना जाएगा और क्रिया किसमें गिनी जाएगी? विधेय में। यानी दोनों ये कर्ता एक उद्देश्य में गिने जाएंगे और क्रिया क्या हो गई मित्रों? विधेय। तो एक उद्देश्य एक विधेय वाक्य ये भी कैसा होगा मित्रों? सरल या साधारण होगा दोस्तों। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम आगे बढ़ सके दोस्तों फटाफट। जी हाँ, चलो आगे देखते हैं दोस्तों। इसमें अब क्या करना है आपको? दोस्तों आगे हम देखते हैं इसमें और ऐसे वाक्य आते हैं। जैसे हम कहें शीला पढ़ व लिख रही है, ऐसे दे दिए। शीला पढ़ व लिख रही है मित्रों। ये वाक्य देखो, शीला पढ़ व लिख रही है। अब ये वाक्य बदल गया। अब तक उस वाक्य में क्रिया समान थी, कर्ता अलग अलग था। अब इसमें क्या है? क्रिया असमान है, कर्ता समान है। यानी क्रिया असमान है, कर्ता समान है। तो जरा देखो अब इस वाक्य में शीला क्या हो गई? कर्ता, और कर्ता को ही क्या कहा जाता है मित्रों? उद्देश्य कहा जाता है। जी हाँ, उद्देश्य कहा जाता है। पढ़ना क्या हो गई मित्रों? क्रिया हो गई। और लिखना भी क्या हो गई दोस्तों? क्रिया हो गई। जस्ट उस वाक्य का उल्टा हो गया। तो जरा देखना, यहाँ कर्ता हुआ, पढ़ना क्रिया, लिखना क्रिया। अब यहाँ देखो क्या है, काम दोनों अलग अलग है, पढ़ना व लिखना मित्रों। लेकिन पढ़ने लिखने का काम, दोनों का काम कौन कर रही? शीला। लेकिन काम के लिए, दोनों काम के लिए तो आदमी तो समान है ना। जैसे हम हमारे घर परिवार में कोई काम काज होता है, हम कोई मिस्त्री या आदमी पकड़ के लिए आते हैं, दो काम करवा लेते हैं। जैसे लाए किसी आदमी को कोई काम कराए और कोई काम करा लिए, पर आदमी तो दोनों काम के लिए समान हुआ। तो याद रखना, इसकी जो डिफिनेशन होती है क्या? जब किसी वाक्य में मित्रों, जब किसी वाक्य में असमान क्रिया के लिए, क्या मित्रों? असमान क्रिया के लिए कर्ता समान हो, कर्ता क्या हो मित्रों? समान हो। तो ऐसी दशा में
सभी क्रिया को एक विधेय में गिना जाता है, एक विधेय में गिना जाता है तथा कर्ता को एक उद्देश्य में गिना जाता है। बात समझ में आ चुकी होगी मित्रों। याद रखना, जब किसी वाक्य में क्रिया असमान हो, अलग अलग क्रिया हो, पर प्रत्येक क्रिया के लिए कर्ता समान हो मित्रों, तो ऐसी दशा में सभी क्रिया को एक विधेय में गिना जाता है। सभी क्रिया को एक विधेय में, तो एक उद्देश्य, एक विधेय। वाक्य कैसा होगा? सरल या साधारण वाक्य होगा मित्रों। बात समझ में आ चुकी होगी। लेकिन याद रखना, प्रश्न ऐसे आएगा, पूछेगा इस वाक्य में कितने उद्देश्य, कितने विधेय होंगे। तो यदि क्रिया समान हो, कर्ता समान हो, तो यही नियम फॉलो कराना है मित्रों। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। जी हाँ दोस्तों, चल देखो आगे हम क्या करते हैं। अब हम दूसरा वाक्य दे रहे हैं इसी का, सरल का। तो जरा देखो, हम यहां दे दें दोस्तों क्या, शीला, रीमा और गीता, सीमा, रीमा और गीता सब पढ़ रही हैं मित्रों। अब देखो, ये भी वाक्य क्या होगा? सरल वाक्य ही होगा। इस वाक्य में शीला क्या हुई? कर्ता। रीमा क्या हुई? कर्ता। और गीता क्या हुई मित्रों? जरा देखो यहाँ क्या, गीता। तो गीता भी क्या हुई दोस्तों? कर्ता। जी हाँ, कर्ता। यहाँ सभी कर्ता हैं। अब जरा देखो, शीला, रीमा और गीता सब पढ़ रही हैं। जब किसी वाक्य में मित्रों कर्ता दो से अधिक हो, और देखो एक, दो से अधिक आ गया तीसरा। जब किसी वाक्य में कर्ता दो से अधिक हो, लेकिन प्रत्येक कर्ता द्वारा किया गया कार्य क्या हो? समान हो, अर्थात शीला भी पढ़ने का काम कर रही, रीमा भी, गीता भी, तो ऐसी दशा में सभी कर्ता को एक उद्देश्य में गिना जाता है। याद रखना, सभी कर्ता को एक उद्देश्य में गिना जाता है। क्रिया किसमें गिनी जाती है मित्रों? विधेय में गिनी जाती है। क्रिया किसमें गिनी जाती है? विधेय में गिनी जाती है। तो एक उद्देश्य, एक विधेय। वाक्य कैसा होगा प्यारे साथियों? सरल या साधारण वाक्य होगा। क्या होगा? सरल या साधारण वाक्य होगा। तो एक बार इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, ताकि हम आगे बढ़ें। जी हाँ, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों फटाफट। लेकिन जैसे मैंने और यहां लगाया, और यही अगर हम बता दें मित्रों, यही और इसलिए अगर हम किसी दो उपवाक्यों को जोड़ दें तो संयुक्त वाक्य होगा मित्रों। अब हम बात करेंगे संयुक्त वाक्य पर। सरल वाक्य हो गया, अब हम बात करेंगे किस पर दोस्तों? संयुक्त वाक्य पर। संयुक्त वाक्य क्या होता है? जी हाँ, संयुक्त वाक्य। जी हाँ, जरा देखो संयुक्त वाक्य क्या होगा। संयुक्त का मतलब क्या होता है मित्रों? याद रखना, क्या होता है? जुड़ना। संयुक्त का मतलब क्या होता है? जुड़ना। यहां दिया है वाक्य। जी हाँ, यहां दिया है क्या? वाक्य। तो याद रखना, जो हमारा कोई एक वाक्य होता है और एक वाक्य के मध्य में ठीक कोई योजक शब्द यदि आकर जोड़ देता है, तो याद रखना वही वाक्य उपवाक्य में बट जाते हैं। बात बहुत ध्यान से सुनना। मान लीजिए हमारा एक वाक्य हुआ और बीच में यही योजक शब्द लगा दिए गए और इधर ऐसे रहा, तो पूरा का पूरा तो एक वाक्य कहलाएगा। जैसे मैं कुछ प्रश्न लिख रहा हूं, उस प्रश्न को देखो मित्रों। जैसे देखो, मैं कह रहा हूं कि शीला पढ़ रही है। अब देखो, यही प्रश्न यहां लगा दिया, और गीता
खेल रही है। क्या गीता खेल रही है। मित्रों जरा देखो, अब यही और वहां आया था, दो कर्ता यानी शब्दों को सिर्फ जोड़ता था, सरल वाक्य था, पर यहां संयुक्त वाक्य हो गया। इसका मतलब समझिएगा दोस्तों, जैसे ये हम बनाए थे, ये देखो डायग्राम, तो देखो हम कह सकते हैं ये जो पूरा का पूरा हमारा क्या है, एक वाक्य है दोस्तों। क्या है, एक वाक्य है। एक चीज हम बता दें मित्रों, यहाँ धन का चिन्ह लगा था, यहाँ देखो उसके स्थान पर क्या है, यहाँ और है। जी हाँ, और योजक शब्द के ठीक पूर्व देखो, ये जो यहां तक का एक सेंटेंस पूरा हो रहा कि शीला पढ़ रही है। याद रखना, इसे क्या कहा जाएगा मित्रों, इसे क्या कहा जाएगा, उपवाक्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उपवाक्य। इसके ठीक पूर्व और इसके ठीक बाद जो ये सेंटेंस होता है, इसे भी क्या कहा जाता है मित्रों, उपवाक्य कहा जाता है। यानी अब इसकी डिफिनेशन क्या हुई, दो उपवाक्यों के मध्य में जो योजक शब्द आकर जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, संयुक्त वाक्य कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, बात समझ में आ चुकी होगी कि दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए बीच में जो योजक सूचक शब्द आ जाते हैं, अब वे शब्द आ जाते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, संयुक्त वाक्य कहा जाता है। जी हाँ, अब जरा देखिएगा इसकी डिफिनेशन यदि आप पाठ सामग्री में पढ़ोगे, अब यहाँ कितने उद्देश्य कितने विधेय होंगे। याद रखना, यदि इसकी डिफिनेशन कहीं कहीं अलग मिलती है, याद रखना ऐसे दे देगा, साधारण वाक्य, एक साधारण वाक्य प्लस एक साधारण वाक्य। दोस्तों एक साधारण वाक्य प्लस एक साधारण वाक्य भी क्या कहलाता है, संयुक्त वाक्य कहलाता है। दोस्तों क्या कहलाता है, संयुक्त वाक्य कहलाता है। जी हाँ प्यारे साथियों, जरा देखो, शीला पढ़ रही है, तो शीला इस वाक्य में क्या हुई मित्रों, कर्ता। तो कर्ता को ही तो हम अभी पिछली कक्षा में जो पढ़े, अभी चंद पल बीत गए, शीला को ही यानी कर्ता को ही उद्देश्य कहा जाता है। पढ़ना क्या हुई मित्रों, क्रिया हो गई। जी हाँ, याद रखना क्रिया सदैव किसमें गिनी जाती है, अभी आप पढ़े थे विधेय में। याद रखना एक उद्देश्य, यहां तक एक विधेय, तो वाक्य कैसा हुआ, सरल हुआ, सरल वाक्य हुआ। जी हाँ दोस्तों, इधर देखो, गीता इस वाक्य में कर्ता है, तो कर्ता को ही क्या कहा जाएगा, उद्देश्य कहा जाएगा। और उद्देश्य के बारे में जो भी कुछ बातें कही जाती हैं, वो किसमें गिनी जाती हैं, विधेय में। यानी खेल क्रिया है, खेलना, ये विधेय में गिनी गई। एक उद्देश्य एक विधेय, ये भी क्या रहा, सरल या साधारण वाक्य रहा। तो याद रखना, दो उपवाक्यों के मध्य में जो योजक शब्द आकर जोड़ने का काम करते हैं, उन्हीं को संयुक्त वाक्य कहा जाता है। हम ऐसे भी जो डिफिनेशन निकाल सकते हैं कि दो साधारण वाक्यों के मध्य में जो योजक शब्द आकर जोड़ने का काम करते हैं, वही को क्या कहा जाता है, संयुक्त वाक्य कहा जाता है। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों, ताकि हम आगे बढ़ें। जरा देखो आगे हम बढ़ें। जी हाँ दोस्तों, तो आओ जरा एक बार स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। जी हाँ, चलो हम आगे चलते हैं दोस्तों। जरा देखो, अब इसी पर हम और वाक्य दें। जरा देखो एग्जाम्पल, और जैसे हमने दिया क्या, बत्ती हरी हुई, बत्ती हरी हुई और गाड़ियां चलने लगी। मित्रों जरा देखो, हमने यहां क्या दिया, जैसे बत्ती हरी हुई और गाड़ियां चलने लगी। अब जरा देखो, यहां और जुड़ा, इसके ठीक पूर्व उपवाक्य, इसके ठीक बाद उपवाक्य, यहां बीच में आया है क्या, और यहां आया। तो याद रखना मित्रों, यहां और आया, तो याद रखना ये क्या होगा, संयुक्त वाक्य होगा, क्योंकि दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है ना। ऐसे देखो वाक्य और आता है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे बढ़े मित्रों। जी हाँ, देखो और एग्जाम्पल इसके, जैसे मैंने दिया क्या, ऐसे मित्रों ऐसे आ जाता है, सुबह ठंडी हवा चल रही थी, हवा चल रही थी, इसलिए
इसलिए मैं जल्दी न उठ सका मित्रों। जरा देखो, अब यहाँ योजक शब्द आया क्या, इसलिए ये देखो, इसके ठीक पूर्व एक उपवाक्य, इसके ठीक बाद एक उपवाक्य। और अब आपको बहुत अच्छा बिंदु बता रहा हूं मित्रों, पॉइंट करके नोट करके लिखिएगा क्या लिखना है। देखो, हम यदि इस अव्यय सूचक शब्द को ढक लें तो सुबह ठंडी हवा चल रही थी, इसके ठीक पूर्व वाला उपवाक्य हमारा क्या है, सेंटेंस अपने आप में पूरा। और देखो, मैं जल्दी न उठ सका, ये भी अपने आप में क्या है, पूरा है। तो याद रखिएगा, यदि आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि प्रयोग व रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद में से ऐसा कौन सा होता है जिसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर डिपेंड नहीं होता, यानी सभी उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं। याद रखिएगा, संयुक्त वाक्य में सभी जो हमारे साधारण वाक्य हम कह सकते हैं उपवाक्य, तो याद रखिएगा हम जो लिख रहे हैं ऐसे नोट डाउन कर लीजिएगा कि संयुक्त वाक्य में सभी उपवाक्य अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं मित्रों, स्वतंत्र होते हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होते, यानी एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होते। बात याद रखना मित्रों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे बढ़ें। जी हाँ, जरा देखो, ऐसे प्रश्न आता है, जरा देखो मित्रों, इसी जगह पर कभी मंदिर हुआ करता था, अब जरा देखो, इसी जगह पर, यहां क्या आया, पर आया, इसी जगह कभी मंदिर हुआ करता था। ये दोनों उपवाक्य हैं, इधर उपवाक्य, ये आ गया पर। तो याद रखना, हम योजक शब्द भी बताएंगे मित्रों, और ऐसे वाक्य आते हैं, तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट कीजिए ताकि हम आगे बढ़ें। तो देखो मित्रों, प्रश्न ऐसे आते हैं संयुक्त वाक्य के, तो और हम एग्जाम्पल रख रहे हैं। देखो जरा, ऐसे आ जाता है वाक्य, मैंने आपकी काफी प्रतीक्षा की पर तुम ना आए। जरा हाँ देखो मित्रों, क्या, पर तुम ना आए, यहां आया पर, अव्यय सूचक शब्द, तुम ना आए, ये उपवाक्य रहा। मैंने आपकी काफी प्रतीक्षा की, याद रखना ये दीर्घ की है, लघु की होता, अगर लघु की मात्रा तो संयुक्त वाक्य हो जाता, तो ये भी हमारा क्या है, वो अगर लघु की मात्रा होता जैसे ऐसे की, तो संयुक्त वाक्य ना होकर मिश्र वाक्य हो जाता, पर दीर्घ की है, याद रखना ये संयुक्त वाक्य होगा। पर यहाँ पर लगा है, देखो योजक शब्द, इससे भी आप पहचान सकते हो मित्रों। तो याद रखना, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे बढ़े। जी हाँ, चलो देखो, अब हम बात करेंगे, इसमें कुछ अव्यय सूचक शब्द आते हैं दोस्तों। क्या, अव्यय सूचक शब्द आते हैं, और वो अव्यय सूचक शब्द आपको पढ़ के जाना है। जैसे इसमें अव्यय सूचक जो शब्द आते हैं वो क्या है, अव्यय सूचक शब्द ये आपकी पहचान करा देंगे वाक्य का। जैसे इसमें आता है लेकिन, किंतु, परंतु, और, इसलिए, पर। जरा देखो, लेकिन, किंतु, परंतु, और, इसलिए, पर, अथवा, क्या मित्रों, अथवा, बल्कि, अपितु, वरना,
जरा देखो, ऐसे शब्द आते हैं मित्रों, लेकिन, किंतु, परंतु, और, इसलिए, पर, अथवा, बल्कि, अपितु, वरना, ऐसे आते हैं मित्रों। तो याद रखना, ये अव्यय सूचक शब्द है। ये अव्यय सूचक शब्द यदि आ जाते हैं आपके एग्जाम में किसी वाक्य में, तो हम उससे भी पकड़ लेते हैं कि ये हमारा संयुक्त वाक्य होगा। दोस्तों, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे बढ़ें। जी हाँ, तो दोस्तों चलो आगे हम चलते हैं। अब क्या, मिश्र वाक्य पर। जी हाँ दोस्तों, चलो देखो मिश्र वाक्य क्या होता है। मिश्र या क्या होता है दोस्तों, मिश्रित वाक्य क्या होता है। जी हाँ प्यारे साथियों, मिश्र या क्या होता है, मिश्रित वाक्य क्या होता है। मित्रों याद करना, मिश्रित या मिश्र वाक्य में क्या होता है कि इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है। बहुत अच्छे से आप याद रखना, एक क्या होता है, प्रधान उपवाक्य होता है, और अन्य शेष बहुत सारे क्या होते हैं, उपवाक्य होते हैं, उपवाक्य होते हैं। अन्य बहुत सारे क्या होते हैं मित्रों, उपवाक्य होते हैं। और जो ये उपवाक्य होते हैं ये आश्रित होते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है, आश्रित उपवाक्य। जी हाँ जैसे हम बात करें दोस्तों, ये प्रधान उपवाक्य है, अन्य सभी और उपवाक्य होते हैं, लेकिन शेष अन्य सभी जो उपवाक्य होते हैं ये आश्रित उपवाक्य होते हैं। लेकिन आश्रित उपवाक्य किस पर निर्भर होते हैं, प्रधान उपवाक्य पर। हम कह सकते हैं मित्रों हम कोई बात करें, जैसे हम हमारे घर परिवार में होता है कई बार कि जैसे हमारे घर परिवार के 10 सदस्यों में से कोई एक सदस्य कमाने वाला होता है और 9 सदस्य सारे के सारे उसी पर निर्भर होते हैं, आश्रित होते हैं। तो जो कमाने वाला होता है वो प्रधान होता है, बाकी सब लोग उसी पर तो निर्भर होते हो, वही चीज। तो जरा देखो ये आश्रित होते हैं किस पर, प्रधान उपवाक्य पर। तो मित्रों जरा देखिए, अब जरा देखो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम कुछ क्वेश्चन बताएं। जरा देखो, हम उदाहरण लिख रहे हैं यहां। सीता बाजार गई, सीता बाजार गई क्योंकि उसे कपड़े खरीदने थे। क्योंकि उसे कपड़े खरीदने थे। मित्रों याद रखना, यहां भी योजक शब्द होते हैं, जैसे क्योंकि। अब सीता बाजार गई, याद रखना ये सीता बाजार गई यहां प्रधान उपवाक्य होगा, और उसे कपड़े खरीदने थे। देखो इधर वाला वाक्य अधूरा हो गया है, इधर इतना ढक लो। तो उसे कपड़े खरीदने थे, किसे कपड़े खरीदने थे, यानी ये जो है क्या है मित्रों, आश्रित उपवाक्य है। क्या है, आश्रित उपवाक्य है, और ये किस पर निर्भर होगा दोस्तों, प्रधान उपवाक्य पर। तो याद रखना हमारे पाठ्य सामग्री में बहुत सारे योजक शब्द भी दिए होते हैं, हम उसको भी याद करके चले जाते हैं। तो कि, क्योंकि, जिन्हें, किन्हें, जैसा, वैसा, तो ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। देखो अब जरा हम दूसरा प्रश्न लिख सकते हैं। यहां उदाहरण ऐसे आता है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह साइकिल मेरी है। यह साइकिल मेरी है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह साइकिल मेरी है। यहां देखो की आया, और की भी आते ही देखते ही आपका जवाब होना चाहिए। अब देखो, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, अगर इतने
कह के किसी व्यक्ति के सामने आप ठहराव ले लो, रुक जाओ, तो कहेगा ये व्यक्ति कहना क्या चाहता है, कि मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, तो अगला जानने वाला जो व्यक्ति होगा वो और लालायित होगा कि व्यक्ति कहना क्या चाह रहा है, कि यह साइकिल मेरी है। तो याद रखना इधर वाला ये क्या हुआ, प्रधान उपवाक्य हुआ, प्रधान उपवाक्य हुआ, और इधर वाला क्या हुआ, आश्रित उपवाक्य हुआ। तो सबसे अच्छा तरीका होता है इसमें हम अव्यय सूचक शब्द पढ़ के चले जाते हैं, तो हमारा वाक्य ज्यादातर सही हो जाता है और सही होता भी है। तो याद रखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम और प्रश्न यहां रख सके मित्रों। जी हाँ, जरा देखो, आता है ऐसे प्रश्न, जैसे ही वर्षा शुरू हुई वैसे ही मोर नाचने लगे। जैसे वर्षा शुरू हुई वैसे ही मोर नाचने लगे। मित्रों याद रखना, मिश्र वाक्य में ये भी आता है योजक शब्द, जैसे वैसे, याद रखना। आ जाता है मित्रों, जैसा देश वैसा भेष से भी आ जाता है प्रश्न, जैसा देश वैसा भेष आ जाता है। तो ये भी जो वाक्य होता है, यहां देखो जैसा आया वैसा आया, तो याद रखना जैसा जहां आ जाएगा, जैसे जहां आ जाएगा, जहां भी आ जाता है मित्रों, ये सभी के सभी याद रखना आपके मिश्र वाक्य ही होते हैं। जी हाँ, तो जरा देखो हम और वाक्य यहां दे, तो बहुत सारे वाक्य हैं मिश्रित के भी, जैसे बाबूजी कहते हैं कि सदा सत्य बोलना चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए मित्रों। अब जरा देखो, यहाँ ये बाबूजी प्रधान उपवाक्य हैं, याद रखना। यदि हम बात करें आदर सूचक सम्मान हेतु जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं बहुवचन होते हैं, तो कहते हैं कि। अब देखो ये प्रधान उपवाक्य हो गए, यहाँ प्रधान उपवाक्य। जी हाँ, क्या प्रधान उपवाक्य, सदा सत्य बोलना चाहिए, किसने कहा, ये आश्रित उपवाक्य है। जी हाँ, क्या हो गया मित्रों, आश्रित उपवाक्य हो गया। जी हाँ, जरा देखो ऐसे आता है, सोहन गरीब है, सोहन गरीब है, यद्यपि बेईमान नहीं मित्रों। याद रखना प्रश्न कैसे भी आए, तो तथापि यद्यपि भी जहां आए, सोहन गरीब है यद्यपि बेईमान नहीं। तो मित्रों याद रखना ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। ऐसे आ जाता है, देखो जरा उदाहरण की बात करें, आता है प्रश्न, मैंने जैसा चाहा वैसा ही हुआ। मैंने जैसा चाहा, तो देखिए जरा मित्रों, जैसा आया वैसा आया, ये सब जहां भी वाक्य में आ जाते हैं संयुक्त होते हैं प्यारे दोस्तों। तो याद रखो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लिखो हम, ताकि अव्यय सूचक शब्द लिखा सके मित्रों। चलो जी हाँ, हम योजक शब्द की बात करें तो इसमें योजक शब्द कुछ आते हैं, आप वो याद करके जाना, आपका सवाल जवाब मित्रों क्या होगा, सदैव सही होगा। जी हाँ, तो जरा देखो इसमें क्या आता है, अव्यय सूचक शब्द। अव्यय सूचक शब्द जो आते हैं वो कौन से आते हैं दोस्तों, तो हम अव्यय सूचक शब्द देख रहे हैं। जैसे आता है कि, जरा देखो क्या आता है कि, ऐसे आता है क्योंकि, ऐसे आता है ज्यों, ऐसे आता है, जरा देखो इसमें यद्यपि, तथापि, जैसा, वैसा,
मित्रों जरा देखो मैंने क्या लिखा, कि, क्योंकि, ज्यों, यद्यपि, तथापि, जैसा, वैसा, जब, तब, जहां, वहां। मित्रों जरा देखो मैंने क्या लिखा, कि, क्योंकि, ज्यों, यद्यपि, तथापि, जैसा, वैसा, जब, तब, जहां, वहां। इतना लिखो मित्रों फटाफट। जी हाँ, जब, तब, जहां, वहां। जैसे मैंने लिखा, जी हाँ, जिन्हें, एक शब्द ये लिखना, जिन्हें, किन्हें आता है से क्या, किन्हें। याद रखना मित्रों, ये योजक शब्द होते हैं, यदि कहीं आ जाते हैं मित्रों तो याद रखना वो मिश्र वाक्य ही होते हैं वाक्य में। तो आप लोग मित्रों तब तक पढ़ते रहो और आप देखते होंगे जैसे जितने भी आप वाक्य लिखे हो तो वाक्य में मिलान कर लेना अव्यय सूचक शब्द जहां आते हैं, लेकिन जो कंसेप्ट क्लियर आपका भाई कराया है उसको जरूर पढ़ के जाइएगा मित्रों, हमेशा आपका जवाब सही होगा। तो याद रखना आज तक की कक्षा हमारी यहीं तक थी, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद, जय भारत।